Hello everyone. We are discussing the question paper of 66th BPSC प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. ठीक है, हम लोग 66 BPSC का प्री एग्ज़ाम्स का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में जो हमारा 66 BPSC प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस का पार्ट 2 जो है उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कस किया था और क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में मांगा था. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन एंड वी विल फर्स्ट डिस्कस क्वेश्चन नंबर 15. तो और कौन सा सेट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? सेट बी. ठीक है, सेट बी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 क्या था? एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? इन 3 कठिया सिस्टम इन बिहार, हाउ मच लैंड वाज टू बी रिजर्व फॉर इंडिगो कल्टिवेशन. ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा. ऑप्शन क्या है? 1/10, 1/3, 3/20, 3/25 या उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक. ऑप्शन ई. तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि 3 कठिया पद्धति जो की जाती थी बिहार में, तो उसमें भूमि का कितना भाग नील की खेती के लिए अमानत रखा जाता था. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 3/20. अब देखिए 3/20 का मतलब क्या है? 3 कठिया. ठीक है, देखिए 20 एकड़ का 20 जो है 20 को हम 1 कट्ठा से डिनोट करते थे. 20 को 1 कट्ठा से डिनोट करते थे. ठीक है, तो और 3 कठिया मतलब 3 कट्ठा. तो 20 में से 3 कट्ठा को, ठीक है, 20 में से 3 कट्ठा को नील की खेती के लिए रिजर्व रखा जाता था. तो इसी को नील 3 कठिया सिस्टम बोला जाता था. और ये चंपारण, बिहार का चंपारण जो हमारा ज़िला था उस टाइम, वहाँ पे ये खेती की जाती थी यूरोपियंस प्लांटर्स के द्वारा. ठीक है, वो चंपारण के किसानों को फोर्स करते थे कि जो 20 का तीसरा भाग, ठीक है, 20 का तीसरा भाग, 3rd पार्ट वो नील की खेती के लिए रिजर्व रखेंगे. ठीक है, और इस तरह से उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, जिसके खिलाफ पहली बार वहाँ के जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे राजकुमार शुक्ल, ठीक है, उन्होंने आवाज़ उठाई और उन्होंने गांधी जी से आग्रह किया कि वो चंपारण आकर नील की जो खेती होती है, ठीक है, उसका किसानों का रिप्रेजेंटेशन करें इसके विद्रोह में. ठीक है, तो 15 का राइट आंसर है सी, 3/20. ओके, अब देखिए यहाँ पे 16 से लेकर और 26 तक, यानी 10 क्वेश्चन, 16 से लेकर 26 तक, 25 तक, 16 से लेकर 25 तक जो क्वेश्चंस हैं वो मैथ सेक्शन से हैं. ठीक है, तो मैथ सेक्शन को हम बाद में डिस्कस करेंगे. अलग से इस पे एक वीडियो बनाऊंगा मैं 10 क्वेश्चन का और उसमें डिटेल एनालिसिस करूंगा. ठीक है, मैथ क्वेश्चन का कि कैसे हमें अप्रोच करना है मैथ सेक्शन को और किन किन सेक्शन से, किन इंपॉर्टेंट चैप्टर से मैथ के क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है, तो ये मैं एक अलग इस पे वीडियो बनाऊंगा शॉर्ट में और मैथ के क्वेश्चन वहाँ पे डिस्कस करूँगा. तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. जो मैथ के बाद जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 26. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 26 कहता है अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि
अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि मतलब ये पूछना चाह रहा है कि अदरक एक तना है जड़ नहीं है, क्यों? ठीक है, इसके पीछे का कारण पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि अदरक एक तना है जड़ नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम लोग ये समझते हैं कि अदरक एक जड़ है। ठीक है, इसके शेप को देखकर ऐसा लगता है, और ये हमें पता है कि अदरक ज़मीन के नीचे से मिलता है, तो इससे बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अदरक एक तना है। ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अदरक एक जड़ है, लोग ये समझते हैं, बट अदरक एक तना है। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है। दूसरा ऑप्शन है इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है वो है यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है। और चौथा ऑप्शन है इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है। इंग्लिश में अगर इस क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, जिंजर इज अ स्टेम नॉट रूट बिकॉज। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इट स्टोर्स फूड मटेरियल। दूसरा ऑप्शन है इट हैज़ नोड्स एंड इंटरनोड्स। तीसरा ऑप्शन है इट ग्रोज हॉरिजेंटली इन द सॉइल। चौथा ऑप्शन है इट लैक्स क्लोरोफिल। और पांचवा ये ऑप्शन है। तो हमें यहाँ कारण बताना है कि जिंजर स्टेम क्यों है, जिंजर तना क्यों है, जड़ क्यों नहीं है। ठीक है, और इन चारों में से हमें ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है, जो ऑफिशियल की से जो राइट आंसर दिया है वो है बी। ठीक है, यानी इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, इसी वजह से इसे तना कहा जाता है। इट हैज़ नोड्स एंड इंटरनोड्स, दैट्स वाई जिंजर इज ए स्टेम। अब यहाँ पे जिंजर के बारे में कुछ हम जानकारी जानते हैं। देखिए, जिंजर एक फ्लावरी प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है। जिंजर कैसा है? फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब जिसमें फूल उगता है। ठीक है, जिन प्लांट में फूल उगते हैं, फूल आते हैं, फूल बनते हैं, उन्हें फ्लावरिंग प्लांट बोला जाता है। तो जिंजर कैसा प्लांट है? एक फ्लावरिंग प्लांट है। और इसको एंजियोस्पर्म भी बोला जाता है, इसको एंजियोस्पर्म भी बोला जाता है। देखिए, प्लांट्स 2 तरह के हो सकते हैं, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। देखिए, प्लांट 2 तरह के हो सकते हैं, एक सीड बियरिंग प्लांट और विदाउट सीड बियरिंग प्लांट। ठीक है, सीड बियरिंग प्लांट मतलब जिस प्लांट में सीड होता है, सीड बनता है, सीड वो बियर करता है। ठीक है, बीज को बियर करता है। ठीक है, और दूसरा जिसमें सीड नहीं बनता, जिसमें वो सीड बियर नहीं करते, बीज को बियर नहीं करते, बीज को धारण नहीं करते। ठीक है, तो सीड बियरिंग प्लांट भी 2 तरह के हो सकते हैं, एक एंजियोस्पर्म और दूसरा जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों कैसे प्लांट्स हैं? सीड बियरिंग प्लांट है, बट एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट बोला जाता है। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म को नॉन फ्लावरिंग प्लांट बोला जाता है, यानी जिम्नोस्पर्म में फ्लावर्स डेवलप नहीं होते। ठीक है, एंजियोस्पर्म ज़्यादा डाइवर्स होता है, उसकी डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, उसकी भिन्नता ज़्यादा होती है, वो किसी भी कंडीशन में ज़्यादा कोप अप कर सकता है। ठीक है, तो जिंजर कैसा है? एक फ्लावरिंग प्लांट है, यानी एंजियोस्पर्म है, यानी सीड बेयरिंग प्लांट तो है बट फ्लावरिंग प्लांट है। ठीक है, और जिंजर किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो जिंजर प्लांट के जिंजी बेराका। ठीक है, जिंजी बेराका फैमिली है, जिंजी बेराका फैमिली है, उससे जिंजर बिलोंग करता है, जिंजी बेराका। ठीक है, ये आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, किसी भी एग्जामिनेशन में, तो जिंजी बेराका फैमिली का है। और इस फैमिली में टर्मरिक यानी हल्दी, कार्डेमम यानी इलायची भी आते हैं। इसी फैमिली में जिंजी बेराका फैमिली में ही जिंजर के साथ साथ टर्मरिक यानी हल्दी और कार्डेमम यानी इलायची बिलोंग्स करते हैं। ठीक है, आते हैं। ठीक है, दूसरा बात कि ये स्टेम कैसे है? तो जिंजर का जो स्टेम होता है, वो यानी जो तना होता है वो ज़मीन के नीचे होता है, अंडरग्राउंड होता है, अंडरग्राउंड स्टेम वो होता है।
ठीक है, अंडरग्राउंड तना होता है, यानी ज़मीन के नीचे होता है इसका तना, और इसीलिए इसे राइजोम बोला जाता है। जिंजर का जो स्टेम होता है, तना होता है, वो ज़मीन के नीचे होता है, इसलिए इसके स्टेम को राइजोम RHIGOME राइजोम या फिर राइजोम रूट्स बोला जाता है। ठीक है, अब इस राइजोम जो है जिंजर का, उसे स्टेम के रूप में मानते हैं हम लोग, तना के रूप में मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें नोट्स एंड इंटर नोट्स होते हैं। ठीक है, नोट्स क्या होता है? गांठ। आपने देखा होगा स्टेम में बहुत सारे गांठ होते हैं, तना में बहुत सारे गांठ होते हैं। ठीक है, और उस गांठ के थ्रू, उस नोट्स के थ्रू, इंटर नोट्स के थ्रू लीव्स ग्रो करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा स्टेम में बहुत सारे गांठ होते हैं और उस गांठ के थ्रू पत्ते पैदा होते हैं, पत्ते उपजते हैं। ठीक है, वो बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, तो और उसी पत्तों से फिर दूसरे ब्रांच, स्टेम के दूसरे ब्रांच निकलते हैं। ठीक है, इसलिए जिंजर को हम क्या मानते हैं? एक स्टेम मानते हैं, क्योंकि उसमें नोट्स और इंटर नोट्स होता है जिसके थ्रू पत्ते बढ़ सकते हैं। ओके, सो द राइट आंसर इज बी, इट हैज़ नोट्स एंड इंटर नोट्स। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 27। निम्न में से सबसे मीठी चीनी है। निम्न में से सबसे मीठी चीनी है। ठीक है, निम्न में से सबसे मीठी चीनी है, यानी द स्वीटेस्ट सुगर अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, द स्वीटेस्ट सुगर अमंग द फॉलोइंग इज। ऑप्शन है फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज। ठीक है, एंड द राइट आंसर इज फ्रुक्टोज, एंड द राइट आंसर इज फ्रुक्टोज। क्योंकि आपको पता है कि फ्रुक्टोज सबसे ज़्यादा मीठा होता है। अगर हम इसके टेबल को देखें, इसके टेबल को अगर ध्यान दें, तो मैं कुछ यहाँ पे फैक्ट आपको बताऊंगा कि स्वीटेस्ट शुगर में सबसे ऊपर यानी सबसे स्वीटेस्ट शुगर कौन सा है? वो है सोडियम साइक्लामेट। सोडियम साइक्लामेट, सोडियम साइक्लामेट, CYCLAMATE, सोडियम साइक्लामेट। ये एक सिंथेटिक शुगर है। ठीक है, सिंथेटिक मतलब मानव निर्मित, मतलब लैब में जिसे बनाए हैं, ये नेचुरल नहीं है शुगर। ठीक है, तो अगर सिंथेटिक शुगर में सबसे स्वीट शुगर आपसे पूछता है तो वो होगा सोडियम साइक्लामेट। ओवरऑल ये सबसे मीठा है। ठीक है, लेकिन ये सिंथेटिक शुगर में आता है। ठीक है, उसके बाद फ्रुक्टोज होता है। उसके बाद फ्रुक्टोज होता है जो कि सबसे स्वीट शुगर है। तो अगर आपसे स्वीटेस्ट शुगर पूछता है नेचुरल में, तो नेचुरल में वो फ्रुक्टोज हो जाएगा, लेकिन अगर सिंथेटिक में पूछता है तो सोडियम साइक्लामेट होगा। ठीक है, फ्रुक्टोज के बाद आता है सुक्रोज। फ्रुक्टोज के बाद उससे कम मीठा सुक्रोज होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सोडियम साइक्लामेट, उसके बाद फ्रुक्टोज, उसके बाद सुक्रोज। ठीक है, और उससे कम मीठा होता है ग्लूकोज। ठीक है, और उससे कम मीठा होता है ग्लूकोज। एंड नेक्स्ट क्या है? माल्टोज एंड लैक्टोज। ठीक है, यानी ग्लूकोज से कम मीठा माल्टोज और माल्टेज से कम मीठा लैक्टोज। ठीक है, तो ये एक टेबल है, एक प्रेडेंस है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, कभी भी आ सकता है क्वेश्चन इससे रिलेटेड। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? देखिए, ये भी बायोलॉजी से है, यानी हम देख रहे हैं कि लगातार 26 से लेकर आगे जितना भी क्वेश्चन है वो बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। यानी बीपीएससी में बायोलॉजी से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा डेप्थ में नॉलेज होने की ज़रूरत है। ठीक है, बायोलॉजी, खासकर बायोलॉजी में, साइंस का जो पार्ट है बायोलॉजी, उसमें। ठीक है, तो 28 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? यानी क्वेश्चन क्या है? among द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ ट्रू फ्रूट। ठीक है, सच्चा फल नहीं है, नॉट अ ट्रू फ्रूट। ठीक है, ऑप्शन है एप्पल, ग्रेप्स, डेट, प्लम। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी एप्पल।
यानी सेब सच्चा फल नहीं है, ट्रू फ्रूट नहीं है, ट्रू फ्रूट नहीं है, फॉल्स फ्रूट है। एप्पल कैसा है? फॉल्स फ्रूट है। बाकी जो फ्रूट्स हैं ग्रेप, डेट, प्लम, ये सच्चे फल हैं, ये ट्रू फ्रूट्स हैं। कैसे देखते हैं यहाँ पे? देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ट्रू फ्रूट्स का क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, मतलब कैसे हम पता करेंगे कि कोई भी फल ट्रू फ्रूट्स है या नहीं। देखिए, तो ट्रू फ्रूट्स का क्राइटेरिया है कि ऐसा फ्रूट सबसे पहले आपको पता होगा कि फ्लावर्स से ही फ्रूट बनते हैं। पहले फ्लावर बनता है, फिर फ्लावर का बड होता है। ठीक है, फ्लावर बड होता है, फ्लावर बनता है, फ्लावर से बड बनता है, फ्लावर बड, और उससे फ्रूट्स का निर्माण होता है। ठीक है, तो जब किसी भी फ्रूट्स में, किसी भी पौधे में जब फ्लावर का ओवरी मतलब फ्लावर का ओवरी मतलब भ्रूण, जब फ्लावर का ओवरी सिर्फ डेवलप हो, फ्लावर का ओवरी डेवलप होकर फ्रूट्स बने, तो उसे क्या कहेंगे? ट्रू फ्रूट्स। सिर्फ फ्लावर का ओवरी डेवलप हो रहा है, फ्लावर का जो ओवरी है यानी भ्रूण है वही डेवलप हो रहा है। ठीक है, ओवरी ही डेवलप हो रहा है। ओवरी मतलब जिससे वो नया वो जैसे बच्चा तैयार होता है, उसी तरह नया जब फल तैयार होता है, तो सिर्फ ओवरी डेवलप हो, ठीक है, तब वो ट्रू फ्रूट होगा। लेकिन किसी भी पौधे में जब फ्लावर का ओवरी के साथ साथ फ्लावर का दूसरा कंपोनेंट, ठीक है, दूसरा पार्ट, फ्लावर का दूसरा पार्ट भी डेवलप हो जाए साथ में और उससे फ्रूट बने, तो उसे फॉल्स फ्रूट बोलेंगे। ट्रू फ्रूट कौन होगा? जिसमें सिर्फ ओवरी डेवलप हो रहा है, ठीक है, और उससे फ्रूट बन रहा है, तो वो ट्रू फ्रूट होगा। लेकिन अगर ओवरी के साथ साथ फ्लावर का दूसरा पार्ट भी डेवलप हो जाए फ्रूट बनने के क्रम में और उससे फ्रूट बने, तो वो फॉल्स फ्रूट होगा। तो एप्पल में क्या होता है? एप्पल में ओवरी के साथ साथ दूसरे अदर फ्लोरल पार्ट्स भी डेवलप होते हैं और वो फैलते हैं, ठीक है, और उससे फ्रूट्स का निर्माण होता है। इसीलिए एप्पल कैसा है? फॉल्स फ्रूट है, ठीक है, सच्चा फल नहीं है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 29 कहता है, 29 बोलता है कि लेग्यूम्स आर हाईली न्यूट्रिशियस बिकॉज दे आर रिच इन, यानी फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में होती हैं। ऑप्शन है फैट, प्रोटीन, ऑयल एंड स्टार्च, यानी चर्बी या वसा, प्रोटीन, तेल या फिर स्टार्च। तो आपको पता है कि गवर्नमेंट, आपने देखा भी होगा, गवर्नमेंट ने लेग्यूम्स, यानी लेग्यूम्स का मतलब होता है जिससे दाल बनते हैं, ठीक है। लेग्यूम्स वैसे प्लांट्स को बोलते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपको पता होगा वो हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में, जिनके रूट्स पे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, ऐसे राइजोबियम बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो लेग्यूमिनस प्लांट का मतलब हुआ था दलहन, हिंदी में इसे दलहन बोला जाता है। और इसमें दालें आती हैं जैसे चना का दाल, मूंग का दाल, राहर का दाल, ठीक है, अरहर। तो ये सारे जो आते हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, ठीक है, दलहन पौधे होते हैं। और आपको पता है कि दाल में क्या होता है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है और इसे गरीबों का प्रोटीन भी बोला जाता है। मतलब गरीबों के लिए प्रोटीन का सोर्स क्या है? दलहन है, ठीक है, दाल है, ठीक है। सबसे सस्ता सोर्स क्या है? दाल है। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है? प्रमोट करती है, खासकर लैक्टेटिंग जो वीमेन हैं, ठीक है, जो प्रेग्नेंट वीमेन हैं या फिर छोटे बच्चे हैं, उनको दाल का कंजम्पशन करने के लिए प्रमोट करती है। और गवर्नमेंट, आपको पता है कि इंडिया दाल का सबसे बड़ा प्रोडक्शन है, बट सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है दाल का, सबसे ज़्यादा उत्पादन दाल का इंडिया में होता है, बट सबसे ज़्यादा कंजम्पशन भी दाल का इंडिया में ही होता है, जिसके कारण हमें बाहर से भी दाल मंगवाना पड़ता है, बाहर से भी दाल आयात करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 29। अब 30 पे हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 क्या बोल रहा है?
क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि लौंग एक मसाला पौधे की किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ठीक है। क्लोव क्या है? एक स्पाइस है, एक मसाला है। इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट? ठीक है। एंड द ऑप्शंस आर फ्रूट्स, स्टेम, रूट, फ्लावर बड। फल, तना, जड़ और फूल की कली। तो आप जब लौंग को देखेंगे, क्लोव को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक कली के रूप में वो दिखता है, जो कि सूखा हुआ कली है। ठीक है, कैसा है? सूखा हुआ कली। अगर हाँ आप उसको ऑब्जर्व करें लौंग को, तो आपको पता चलेगा कि वो एक कली के रूप में है, जो फूल की कली होती है उसके रूप में। जो अभी फूल की कली का मतलब, जो फूल अभी विकास नहीं हुआ है, जिस फूल का अभी वो विकासशील अवस्था में है, लेकिन वो सूखने के कारण वो लौंग का होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा फ्लावर बर्ड, यानी फूल की कली। एंड दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, सो नो नीड टू एक्सप्लेन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। ठीक है, जब मांसपेशियों में दर्द होता है तो उसके उपचार के लिए किसी विकिरण का उपयोग किया जाता है। उसके बारे में पूछा जा रहा है कि कौन होता है वो। द रेडिएशंस यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मसल्स एक, ठीक है, और ऑप्शन है इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर है ए, यानी इंफ्रारेड। इंफ्रारेड को यूज किया जाता है मसल्स के पेन के ट्रीटमेंट में। क्यों किया जाता है? क्योंकि इंफ्रारेड थेरेपी एक नया और इनोवेटिव तरीका है, जिसमें लाइट का इस्तेमाल करके, प्रकाश का इस्तेमाल करके हम लोग पेन का ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, जो सन से लाइट आ रहा है उसमें, उसका उपयोग करके हम, एक नया तरीका है, न्यू टेक्निक है। लेकिन इसमें क्या करते हैं? सनलाइट में बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि अल्ट्रावायलेट, विजुअल लाइट, फिर इंफ्रारेड। तो हम सिर्फ सनलाइट का जो इंफ्रारेड है पार्ट है, उसको यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए, इंफ्रारेड क्या है? एक हार्मफुल, ठीक है, इंफ्रारेड कैसा है? एक हार्मफुल रेडिएशन है और पेनलेस रेडिएशन है। ठीक है, और इंफ्रारेड क्या करता है? ये सेल रीजेनरेशन को इन्हेंस करता है, यानी नए सेल को बनने में मदद करता है इंफ्रारेड। ठीक है, लेकिन अगर हम अल्ट्रावायलेट की बात करें तो अल्ट्रावायलेट क्या करता है? सेल्स को डैमेज करता है। इसलिए हम अल्ट्रावायलेट यूज नहीं करते, इंफ्रारेड यूज करते हैं, क्योंकि इंफ्रारेड नए सेल को बनने में मदद करता है। ठीक है, और इसका एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इंफ्रारेड आसानी से हमारे स्किन में डीप में, बहुत गहरे तक पेनिट्रेट कर सकता है। इंफ्रारेड आसानी से बहुत डीप तक हमारे स्किन के लेयर में पेनिट्रेट कर सकता है और पेन रिलीफ दे सकता है। ठीक है, और ये एक सेफ और पेनलेस है। अल्ट्रावायलेट सेफ नहीं है क्योंकि ये सेल को डैमेज करता है, बट इंफ्रारेड सेफ है क्योंकि ये क्या करता है? सेल रीजनरेशन को इन्हेंस करता है, नए सेल को ग्रो करता है। इसलिए इंफ्रारेड थेरेपी हम लोग करते हैं, जो कि एक नया और इनोवेटिव तरीका है, ठीक है, पेन को कम करने का। तो राइट आंसर इज इंफ्रारेड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32 क्या बोल रहा है? दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा? द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ ए सर्किट having two parallel resistor in one is 1.403 kilo ohm. ठीक है, if one of the resistors is 2 kilo ohm then the other resistor will be option A, B, C and D. ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक सर्किट है, ठीक है, जिसमें 2 रेसिस्टर्स हैं, 2 प्रतिरोधक हैं और दोनों पैरेलल में हैं। ठीक है, तो उसमें से टोटल सर्किट का जो रेसिस्टेंस है वो दिया हुआ है, जो सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस है। ठीक है,
टोटल प्रतिरोधक है वो दिया हुआ है 1.403 किलो ओम। रेसिस्टेंस को ओम में डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1.403 किलो ओम क्या दिया हुआ है। पूरे सर्किट का जो रेसिस्टेंस है, ओवरऑल रेसिस्टेंस यानी ओवरऑल प्रतिरोधक का मान दिया हुआ है 1.403, और जो दो पैरेलल रेसिस्टर्स लगे हुए हैं उनमें से एक का मान दिया हुआ है 2 किलो ओम। तो दूसरे प्रतिरोधक का मान पूछ रहा है। तो आपको पता होगा कि जब रेसिस्टर प्रतिरोधक पैरेलल में होते हैं, ठीक है, तो उनका जो टोटल रेसिस्टेंस निकालने का क्या तरीका है। मान लीजिए एक रेसिस्टर्स का मान है R1 और दूसरे रेसिस्टर का मान है R2, तो जो ओवरऑल R होगा यानी जो टोटल सर्किट का जो टोटल रेसिस्टेंस होगा वो होगा, ठीक है, उसका फार्मूला है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, यानी 1 टोटल रेसिस्टेंस इक्वल टू 1 रेसिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रेसिस्टर प्लस 1 रेसिस्टेंस ऑफ सेकेंड रेसिस्टर। 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। इससे हम अगर टोटल R हमारे पास दिया हुआ है उसका वैल्यू हम पुट कर देंगे। टोटल R यानी रेसिस्टर का R दिया हुआ है 1.403, और एक जो रेसिस्टर है मान लीजिए R1 का रेसिस्टेंस 2 किलो ओम दिया हुआ है, तो R2 का रेसिस्टेंस हमें निकालना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो रेसिस्टर का वैल्यू आएगा 4.70 किलो ओम, और ये ऑप्शन डी है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, वहीं रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, या ऑप्शन ई, ठीक है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध, ऑन हीटिंग द रेसिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर, ऑप्शन इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन सेम, या फिर फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज, या ऑप्शन ई। देखिए सबसे पहले सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर ऐसा कंडक्टर है जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है। कंडक्टर का मतलब जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकता है, गुड कंडक्टर, जैसे कि आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है। दूसरा होता है इंसुलेटर, जैसे लकड़ी, ठीक है, वुड या फिर रबर, तो ये इंसुलेटर होते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा पाते। तो जो सेमीकंडक्टर होता है वो इन दोनों के बीच का होता है, ठीक है। यानी सेमीकंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है, जो प्रतिरोधक का वैल्यू होता है, वो कंडक्टर और इंसुलेटर के रेसिस्टेंस के बीच में आता है, ठीक है। तो जब हम सेमीकंडक्टर को हिट करते हैं तो उसका रेसिस्टेंस डिक्रीज होता है, उसका प्रतिरोधक क्षमता डिक्रीज होता है और उसमें ज़्यादा कंडक्टिविटी होने लगती है। रेसिस्टेंस और कंडक्टिविटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी रेसिस्टेंस अगर घटेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, यानी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। तो जब हम सेमीकंडक्टर को हीट करते हैं तो रेसिस्टेंस घटता है, डिक्रीज होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे होगा बी, 33 का बी होगा, ठीक है। लेकिन यही अगर कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में उल्टा होता है। कंडक्टर को जब हम हिट करते हैं तो उसका रेसिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है। कंडक्टर को जब हम हिट करते हैं, जब गर्म करते हैं तो उसका रेसिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन सेमीकंडक्टर में जब हिट करते हैं सेमीकंडक्टर को तो उसका रेसिस्टेंस घटता है, ठीक है। ये याद रखने वाली फैक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फैराडे अस्थिरांक। फैराडे अस्थिरांक, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोलाइट में पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता है, विलायक के आयतन पर निर्भर करता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट घोला गया है, सार्वभौमिक अस्थिरांक है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फैराडे कांस्टेंट क्या होता है। फैराडे कांस्टेंट के बारे में पूछा जा रहा है। फैराडे कांस्टेंट, ऑप्शन ए है डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, डिपेंड्स ऑन द करंट पास्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट, डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट इन विच द इलेक्ट्रोलाइट इज डिजॉल्व, या फिर ऑप्शन डी इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो फैराडे कांस्टेंट, देखिए कोई भी कांस्टेंट है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट ही जनरली होता है। फैराडे कांस्टेंट क्या है, फैराडे ने इलेक्ट्रोलिसिस
इलेक्ट्रोलिसिस की डिस्कवरी की थी। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस होता है जब हम किसी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो वो सॉल्यूशन आयोनाइज हो जाता है, यानी वो सॉल्यूशन आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। मान लीजिए NaCl का सॉल्यूशन है और उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो वो Na+ और Cl- में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। तो फैराडे ने इलेक्ट्रोलिसिस की इसका डिस्कवर किया और उसी दौरान फैराडे कांस्टेंट दिया, उन्होंने फैराडे कांस्टेंट दिया। अब फैराडे कांस्टेंट जो होता है उसका वैल्यू क्या है, ठीक है, फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू क्या है? देखिए, फैराडे कांस्टेंट को F से डिनोट करते हैं और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? फैराडे कांस्टेंट रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज होगा? देखिए, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी करता है और इलेक्ट्रॉन का अपना चार्ज होता है, भले ही वो नेगेटिव चार्ज हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन का अपना चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होगा। इसको एवोगाड्रो नंबर भी बोला जाता है, एवोगाड्रो नंबर। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होगा और उसमें जितना चार्ज होगा, उसका जितना इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, उसी को फैराडे कांस्टेंट बोलेंगे। तो चूंकि आपको एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन से, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता चल जाएगा और वो कितना आता है? 96485, 96485, ठीक है, ये आता है वैल्यू। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक चार्ज का वैल्यू आता है 96485 और इसी को फैराडे कांस्टेंट बोलते हैं, इसी को फैराडे कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ठीक है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? किस तरीके का, किस तरीके के सिंबल? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, आपने सुना होगा प्रकाश वर्ष, 1 लाइट ईयर। जो सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है वो लाइट ईयर में नापा जाता है, ठीक है। या फिर इनवर्स में किसी भी जो खगोलीय पिंड हैं, जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, उनके बीच का डिस्टेंस लाइट ईयर में नापा जाता है। तो लाइट ईयर क्या है? समय, गति, दूरी, प्रकाश की तीव्रता। तो लाइट ईयर एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस को नापते हैं हम लोग। सूर्य से पृथ्वी की कितनी डिस्टेंस है? इतना लाइट ईयर, ठीक है। तो ये एक डिस्टेंस को नापने का यूनिट है प्रकाश वर्ष, जो कि खगोलीय वस्तुओं के बीच के डिस्टेंस को नापा जाता है जिससे। तो 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है? चूंकि ये डिस्टेंस है तो 1 लाइट ईयर बराबर द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर। लाइट ईयर मतलब द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर। एक साल में प्रकाश कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है? एक साल में प्रकाश, सूर्य का प्रकाश कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसी को 1 लाइट ईयर बोलते हैं, ठीक है। और 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.4607, 9.4607 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, 9.4607 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। अब देखिए ये कैसे निकला? 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 इंटू 07 10⁻12 किलोमीटर कैसे निकला? आपको पता है कि लाइट का स्पीड कितना होता है? लाइट का स्पीड होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में लाइट कितना ट्रेवल करता है? 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करता है। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करता है तो 365 दिन में कितना सेकेंड होता है, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 साल में लाइट कितना ट्रेवल करेगा वो निकल जाएगा। और वो कितना आता है? 9.4607 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ओके, सो द राइट आंसर इज दूरी।
यानी सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, एंड दैट्स इनफ फॉर द टुडे लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 35 के बाद जो क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा तो आप इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।